हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटीसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एसएसटीसी का मतलब आपको पता होगा, सॉलिड स्टेट टेस्ला कॉइल। और आप लोग देख सकते हो कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर आर्क हमें मिल रहा है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो करीब करीब 4 पार्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग हर वो डिटेल्स इसके अंदर कवर करेंगे ताकि आप लोग इसको इजीली बना सको। देखिए, एसएसटीसी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसा होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग पीडब्ल्यूएम पल्स जनरेट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूएम जो पल्स है वो SG3525 आईसी से हमें मिलता है। यहाँ पे हमें 2 पल्स मिलता है कुछ इस तरह से। एक पल्स ऑन रहता है उस टाइम में, दूसरा वाला जो पल्स है वो ऑफ रहता है। जब दूसरा ऑन होता है तो पहला वाला पल्स ऑफ स्टेट में रहता है। इसको हम लोग यहाँ पे गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर के अंदर फीड करते हैं। और देखिए, गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर 2 मॉसफेट्स को ड्राइव करता है। ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, वो समझा देता हूँ। सर्किट डायग्राम हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए, जब 2 मॉसफेट है, इसको हम लोग 2 मॉसफेट देख लेते हैं। दोनों का जो एक का ड्रेन और एक का सोर्स आपस में कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पे हम लोग 2 कैपेसिटर का यूज करते हैं कुछ इस तरह से। एक आपका यहाँ पे कनेक्ट है, एक आपका यहाँ पे कनेक्ट है। ये इसका फर्स्ट आउटपुट है, ये सेकेंड आउटपुट है। और यहाँ पे हम लोग ये इस जो टेस्ला कॉइल है इसका ये प्राइमरी टर्न है। अब यहाँ पे जो ऑसिलेशन है वो अराउंड 250 किलो हर्ट्ज पे होता है। आप चाहें तो इसको 100 से लेकर के 200 किलो हर्ट्ज के बीच में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होता जाएगा, आपका जो गेट ड्राइविंग सर्किटरी है वो उतना कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। ये तो हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। लेकिन एसएसटीसी कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग 60 हर्ट्ज पे अगर चलते हैं, 60 हर्ट्ज बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी होता है। जो हमारे घर में मेंस वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, वो 60 हर्ट्ज पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग आयरन कोर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जो उसका ट्रांसफार्मर रहता है उसका कोर आयरन रहता है। वैसे ही अगर आप लोग 20 किलो हर्ट्ज पे अगर काम करते हो, जैसे 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 मेगा हर्ट्ज 2 मेगा हर्ट्ज तक, तो यहाँ पे आता है फेराइट कोर। फेराइट कोर इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि एडी करंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ज्यादा अगर हम लोग यहाँ पे आयरन कोर का यूज करेंगे तो कोर सैचुरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आपको गीगा हर्ट्ज में जाना है, या हो सकता है मेगा हर्ट्ज, 10 मेगा हर्ट्ज, 20 मेगा हर्ट्ज, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एयर कोर का। देखिए, यहाँ पे एयर कोर का यूज किया जाता है। टेस्ला कॉइल भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे ये हमारा मान लीजिए कि ये एक पाइप है, उसके ऊपर हमने कॉइल को इस तरह से लपेट रखा है। देखिए, एकदम पतला पतला वाला वायर रहता है, वो कुछ इस तरह से लपेटा जाता है कि ये जो वायर है वो एक दूसरे के ऊपर ना आए, लेकिन काफी क्लोज हो। तो ये इसमें काफी टाइम लगता है। लगभग ये हो सकता है कि 1000 टर्न्स यहाँ पे हमें लगाना हो। अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए यहाँ ये पाइप है, तो पाइप के अंदर तो एयर है। अब हम लोग सेकेंडरी टर्न लेते हैं, तो सेकेंडरी के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से थिक वायर जो है उसको ज्यादा टर्न नहीं रहता है, ये 4 टर्न ही रहता है। तो एक तरह से ये देखिए ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करने लगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एयर कोर ट्रांसफार्मर। टेस्ला कॉइल बस इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यहाँ पे हम लोग एसी पल्स देते हैं, लेकिन वो जो एसी पल्स है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे रहता है, अराउंड 250 किलो हर्ट्ज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 250 किलो हर्ट्ज तो यहाँ फेराइट कोर रेंज में आता है। लेकिन आपको देखिए, ये तो एक पल्स होगा जो हम लोग स्विचिंग पल्स यहाँ पे ट्रांसफार्मर में देते हैं। लेकिन ये जो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पाइप में जो हमने नंबर ऑफ टर्न्स लगाया है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका टॉप होता है, एक टॉप लोड रहता है। यहाँ पे अगर टॉप लोड में आप कुछ भी सामान रख सकते हो, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने कोई कूलिंग फैन को रख दिया जो कि आयरन का है, तो ये टॉप लोड की तरह एक्ट करने लगेगा। और इसका देखिए जो सेकंड जो ग्राउंडेड हम लोग करते हैं, इसका जो सेकंड नीचे वाला एंड को ग्राउंडेड कर देते हैं, तो टॉप लोड और ग्राउंड के बीच में एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है। ये कैपेसिटेंस देखिए एटमॉस्फेयर में ही रहता है, और एटमॉस्फेरिक कैपेसिटेंस बहुत बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस कॉइल का, यानी कि इस कॉइल को मान लीजिए कि ये एक इंडक्टर है जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, और ये जो कैपेसिटेंस है इसको C से। तो यहाँ पे एक LC नेटवर्क का
नेटवर्क फॉर्म हो गया है। तो जब एलसी नेटवर्क फॉर्म होगा तो कुछ ना कुछ तो इसका रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, और वही रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस एयर कोर को बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके चला जाता है। यहाँ पे जो स्विचिंग है वो करीब करीब आप कह सकते हैं कि 10 मेगाहर्ट्ज या 20 मेगाहर्ट्ज पे होता है, और यहाँ पे आपको बहुत ही लंबा लंबा जो स्पार्क है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे टॉप लोड अगर जितना छोटा रहेगा तो कैपेसिटेंस भी उतना ही छोटा होगा। यानी टॉप लोड में मान लीजिए कि आपने कोई छोटा सा एल्यूमिनियम कैन रखा, और यहाँ पे अगर कोई आप बर्तन रख दोगे, सिलेंडर को रख दोगे, तो यहाँ टॉप लोड ज़्यादा हैवी हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस अभी ज़्यादा फॉर्म होगा। तो उस बेसिस पे जब कैपेसिटेंस ज़्यादा फॉर्म होगा तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ जितना छोटा कैपेसिटेंस होगा तो यहाँ हमें स्विचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही फास्ट देना होगा। दोस्तों ये सर्किट डायग्राम टेस्ला कॉइल का है, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हो ये सर्किट डायग्राम है, इसको फॉलो करना है। और ये वाला जो सेक्शन है इसको आप छोड़ दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये फीडबैक लूप है और टेस्ला कॉइल में कोई फीडबैक सेक्शन नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो इसका यूज़ कर लिया। अभी हम लोग SG3525 IC के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग देख सकते हो। देखिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का कोई ऐसा इसमें काम नहीं है क्योंकि ये फीडबैक पॉइंट होता है और टेस्ला कॉइल को फीडबैक नहीं चाहिए। यहाँ पे ये इसका कैपेसिटर टाइमिंग है। देखिए इसी कैपेसिटर से ये डिफाइन होता है कि टेस्ला कॉइल का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 140K का एक रेसिस्टर है जो कि 5K के रेसिस्टर के साथ सीरीज में लगाया गया है, और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आपको 250 किलोहर्ट्ज सेट करना है जो कि हमारे टेस्ला कॉइल का फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे देखिए एक 100R का रेसिस्टर लगा है, और ये आप देख सकते हो कि कैपेसिटर टाइमिंग वाले पिन पे कनेक्ट है, और यहाँ से ये शटडाउन वाले डिस्चार्ज वाले पिन पे कनेक्ट किया गया है। इस वाले रेसिस्टर के हेल्प से आपको डेड टाइम सेट करना है। डेड टाइम एक्चुअली में देखिए होता क्या है वो समझ लीजिए। फर्स्ट पल्स और सेकंड पल्स के जो बीच का टाइमिंग है जो कि ऑफ स्टेट है उसको हम लोग डेड टाइम कहते हैं। तो ये सेट करना है। डेड टाइम इसलिए सेट किया जाता है ताकि कोई भी मॉसफेट आपका जले नहीं, मॉसफेट जलने का चांस बहुत कम हो जाए। बाकी का जो सर्किट डायग्राम है वो बहुत कॉमन है, इसको आप लोग जो SG3525 के ऊपर वीडियो बना है उसमें जाके देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे जो दोनों गेट ड्राइव वाला पल्स है उससे हम लोग टेस्ला कॉइल या मॉसफेट को डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, यहाँ पे हमें आइसोलेशन देना है। तो उसके लिए हम लोग TC427 IC का यूज़ कर रहे हैं। ये एक मॉसफेट ड्राइवर IC है, लेकिन इससे हम लोग एक गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर को चलाएंगे। गेट ड्राइव ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसके ऊपर भी वीडियो बना है, मतलब सेम सर्किट डायग्राम के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख लीजिए कि गेट ड्राइविंग ट्रांसफार्मर कैसे बनाना रहता है, उसमें सब कुछ बना के दिखाया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो सिग्नल है वो इस ट्रांसफार्मर के अंदर चला गया, लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखना है। देखिए ये एक 100 नैनो फराड का कैपेसिटर है। यहाँ पे दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में यूज़ किया गया है, और इसको हम लोग AC कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। ये जो IC है उसके आउटपुट में DC पल्स भी अवेलेबल होता है, तो हमें ट्रांसफार्मर के अंदर DC नहीं देना है। DC अगर देंगे तो ये ट्रांसफार्मर सैचुरेट हो जाएगा, IC से बहुत ज़्यादा करंट का ड्रॉ होने लग जाएगा, IC भी जलेगा और ट्रांसफार्मर अच्छे से काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें इस कैपेसिटर का यूज़ करना है। और यहाँ पे देखिए दो ठो कैपेसिटर और है, इन दोनों कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है इसके सप्लाई पॉइंट पे। इसको हम लोग डीकपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। और यहाँ ये दोनों कैपेसिटर्स, इसका जो देखिए ग्राउंड वाला पॉइंट है और ये पॉजिटिव सप्लाई वाला पॉइंट है, इसके जितना नज़दीक हो सके आपको लगाना है। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 6 और 3rd वाला पिन है ये दोनों आमने सामने है, तो यहीं पे आप एक सेरेमिक कैपेसिटर को इस तरह से नीचे के साइड में डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फिर देखिए ये तो ट्रांसफार्मर हमारा बन गया है, ये इसका गेट ड्राइविंग सर्किटरी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला रेसिस्टर और ये वाला डायोड इस मॉसफेट को प्रोटेक्ट करता है। वैसे तो इसके अंदर प्रोटेक्शन फीचर ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पे जो मॉसफेट यूज़ किया गया है वो है 48N60। तो ये एक पावर मॉसफेट है जो कि 48 एम्प 600 वोल्ट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और मिसिंग है, यहाँ पे हमने स्नबर सर्किट को छोड़ दिया है। स्नबर सर्किट के लिए हम लोग एक कॉमन सा सर्किट यूज़ कर रहे हैं RC नेटवर्क का। यहाँ भी वही सेम रेसिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ करना है।
यहाँ पे देखिए, अगर आपका मॉसफेट हीट होता है तो इस रेसिस्टर का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये कैपेसिटर के वैल्यू को कैसे कम या ज़्यादा करना है उसके ऊपर हम लोग आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। उसके अंदर हम लोग स्नबर सर्किट के ऊपर लाइव वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, इन सब के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ये जो रेसिस्टर है इसको हम लोग गेट ड्राइविंग रेसिस्टर कहते हैं। इससे जो गेट के ऊपर हम लोग करंट का सप्लाई देते हैं उसको थोड़ा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो पल्स है, राइजिंग पल्स कुछ इस तरह से होता है और फॉलिंग पल्स इंस्टेंटली होता है। तो इंस्टेंटली फॉलिंग कराने के लिए यहाँ पे आप एक डायोड का भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो या ना करो, कोई से दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप इसका यूज़ कर लीजिए, ताकि जो चार्जिंग है वो इस रेसिस्टर के थ्रू हो तो ये स्लोली चार्ज होगा, और जब डिस्चार्जिंग का टाइम आएगा तो ये इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाएगा। इस रेसिस्टर से भी होगा और इस वाले डायोड से भी होगा। तो अभी जो आगे इसके अंदर देखिए, यहाँ पे हमने 220 वोल्ट एसी का यूज़ किया है, यहाँ पे एक कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, ये एक 16 एम्प का डायोड है। यहाँ पे 16 एम्प ना मिले तो छोटे छोटे बहुत सारे डायोड का यूज़ कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे एक इंडक्टर है, इंडक्टर का वैल्यू डिफाइन अभी नहीं है, वो आपको फ्यूचर वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे एक 5 ओम 10 वाट का रेसिस्टर यूज़ किया गया है। इसको कोशिश कीजिए कि पीसीबी पर ना लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है और आपके पीसीबी को ईजिली डैमेज कर देगा। यहाँ पे 2 और कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। कैपेसिटर का सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट किया गया है। फर्स्ट और फोर्थ वाला पॉइंट ग्राउंड और 220 वोल्ट डीसी के बीच में कनेक्ट किया गया है। अभी इसका देखिए, जहाँ पे सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट है वहाँ पे टेस्ला कॉइल का प्राइमरी साइड है, और प्राइमरी साइड का जो सेकंड वाला पॉइंट है वो इस मॉसफेट के सेक्शन में चला जाता है। एक मॉसफेट का सोर्स और एक मॉसफेट का ड्रेन दोनों आपस में कनेक्ट किया गया है, और जहाँ पे कनेक्शन पॉइंट है वहीं से ये हमने कनेक्शन टेस्ला कॉइल के प्राइमरी साइड के लिए निकाल लिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसका सर्किट डायग्राम है। आगे हम लोग इसके स्नबर साइड के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और ज़्यादातर मॉसफेट इसी सेक्शन के वजह से ख़राब हो जाता है।